स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। आज की कहानी है उपेक्षा का दर्द। राज अपने छोटे से परिवार के साथ एक बड़े शहर में रहता था। बिजनेस में उसकी अच्छी कमाई थी और बच्चों को भी अच्छे स्कूल और सुविधाएं मिल रही थी। उनकी पत्नी सीमा भी घर को बखूबी संभालती थी। उनके साथ उनके बुजुर्ग माँ बाप राम प्रसाद और शारदा देवी भी रहते थे, जो गांव से कुछ साल पहले ही उनके पास आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, राज की जिंदगी में अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और वो अपने माता पिता से दूर होता गया। राम प्रसाद और शारदा देवी ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशियों के लिए समर्पित किया था। अब उम्र के इस पड़ाव में वो चाहते थे कि उनका बेटा कुछ पल उनके साथ बिताए, उनकी बातें सुने और उनके अनुभवों का हिस्सा बने। लेकिन राज के पास हमेशा काम का बहाना रहता था। एक शाम रामप्रसाद ने हिम्मत जुटाकर राज से कहा, बेटा, तू कितना बड़ा आदमी बन गया है। हमें गर्व है तुझ पर कभी कभी हमें भी तेरी जरूरत होती है। राज अपने फोन में बिजनेस क्लाइंट से बातचीत में व्यस्त था। सिर उठाए जवाब दिया, अभी बहुत काम है पिताजी, अगले हफ्ते थोड़ा समय निकालूंगा। ये बात कहकर वो फिर से अपनी कॉल में मशगूल हो गया। रामप्रसाद के चेहरे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वो सोच में डूब गए कि कैसे वो अपने बेटे की जिंदगी में इतनी अहमियत खो चुके थे। उनके दिल में एक टीस उठी कि जिस बेटे को उन्होंने दिन रात मेहनत करके बड़ा किया, आज उसके पास उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है, न समय, न सम्मान। शारदा देवी भी अपने पति के दर्द को समझती थी। उसने धीरे से रामप्रसाद का हाथ थामा और कहा, बुजुर्गों की कदर करनी हो तो वक्त रहते ही कर लेनी चाहिए, वरना ये कदर की कदर बाद में समझ आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस पल को सहते हुए रामप्रसाद ने धीरे से एक ठंडी आह भरी और मन ही मन ठान लिया कि अब वो राज से दोबारा ऐसी उम्मीद नहीं रखेंगे। लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी थी कि शायद एक दिन उनका बेटा उनकी भावनाओं को समझेगा। शारदा देवी को अपने पोते पोतियों के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद था। वो चाहती थी कि अपने अनुभवों और कहानियों के जरिए बच्चों को कुछ सिखा सके, उन्हें अपने जीवन के किस्से सुनाकर उनके साथ हंस बोल सके। लेकिन बच्चों के लिए इन कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें अपने गैजेट्स, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया में ही मजा आता था। एक दिन शारदा देवी ने अपने पोते पोतियों को बुलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हें अपने बचपन की कुछ मजेदार बातें सुनाती हूं। कैसे हमने मुश्किल हालातों में जीना सीखा और छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशी ढूंढी। बड़े पोते ने नजर उठाई और बोला, दादी, अभी नहीं, मेरे दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम है, बाद में सुन लूंगा। छोटे पोते ने भी फोन में लगे लगे सिर हिलाया और बोला, हाँ दादी, मुझे भी होमवर्क करना है। शारदा देवी का दिल टूट गया। उसने सोच लिया कि बच्चों की इस आधुनिक दुनिया में अब उनके किस्सों और अनुभवों की कोई अहमियत नहीं बची है। शाम को जब सीमा उनके पास आई, तो शारदा देवी ने उससे बात करते हुए अपनी उदासी को छुपाते हुए कहा, बिटिया, लगता है अब हमारे किस्से और कहानियां भी पुरानी हो चली हैं। यहां हमारी कोई कदर नहीं है। तुम हमें कुछ दिन के लिए गांव भेज दो। सीमा को यह सुनकर थोड़ी राहत सी मिली, क्योंकि घर के कामों में उसे अक्सर परेशानी होती थी और वो ये सोचती थी कि अगर सास ससुर कुछ समय के लिए गांव चले जाए तो उसे थोड़ी फुर्सत मिलेगी। अगले ही दिन सीमा ने उनके जाने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार राज ने भी उनकी बात में कोई रुचि नहीं दिखाई और मां बाप के गांव जाने की बात को सहर्ष मान लिया। उसने सोचा कि शायद गांव में रहकर उनके मां बाप खुश रहेंगे और उन्हें शांति मिलेगी। रामप्रसाद और शारदा देवी अगले दिन गांव जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह का समय था और गांव जाने वाली बस के आने में कुछ ही देर बाकी थी। रामप्रसाद ने सोचा कि जाने से पहले अपने पोते पोतियों को आखिरी बार गले लगा लूं। उसने सीमा से कहा, बेटी, बच्चों को बुला दो, उनसे मिलकर ही जाऊंगा। सीमा ने बच्चों को आवाज दी, लेकिन वो अपनी अपनी दुनिया में इतने मशगूल थे कि किसी ने भी आने की जरूरत नहीं समझी। रामप्रसाद का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शारदा देवी ने अपनी झुकी हुई आंखों से अपने पोते पोतियों के कमरे की ओर देखा।
फिर सिर झुका लिया। दोनों के दिलों में एक अजीब सी खालीपन की भावना थी, जिसे उनके अपने ही घर में उनकी अहमियत खत्म हो चुकी थी। राज उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने आया। माँ बाप ने राज की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा, लेकिन राज ने औपचारिकता निभाते हुए सिर्फ इतना कहा, आप लोग गांव में अच्छे से रहना, वहां की हवा आप दोनों के लिए अच्छी है। बस आई और राम प्रसाद और शारदा देवी उसमें बैठ गए। जैसे ही बस चली, शारदा देवी की आंखों में आंसू छलक आए। राम प्रसाद ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, मत रो शारदा, अब हमें अपने दर्द की आदत डाल लेनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी कमी जब इन्हें महसूस हो, तब हम यहां न हो। बस धीरे धीरे दूर होती गई और साथ ही उनके दिलों में दबी छोटी सी उम्मीद भी धुंधली पड़ने लगी। एक अनकहा दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। गांव जाते वक्त उनके पास सिर्फ अपनी पुरानी यादें थी, जिनमें कभी बच्चों का साथ और प्यार भी शामिल था। राज के माता पिता के गांव चले जाने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसका पूरा ध्यान अब अपने बिजनेस पर केंद्रित हो चुका था। हर दिन उसकी कंपनी में नए क्लाइंट्स आते और वो एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स में डूबा रहता। उसकी व्यस्तता का आलम यह था कि उसे यह तक याद नहीं रहता था कि उसने अपने माता पिता से आखिरी बार कब बात की थी। उसके लिए सफलता ही सब कुछ थी और बाकी चीजों को उसने अपनी प्राथमिकताओं से हटा दिया था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग के बाद उसकी टीम ने एक जश्न का आयोजन किया। सब लोग खुश थे और राज की सफलता के चर्चे चारों ओर हो रहे थे। उसके सहकर्मी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक सहकर्मी ने खुशी खुशी कहा, राज, तुमने तो हमारी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तुम सच में एक इंस्पिरेशन हो। लेकिन इतना याद रखना कि इस कामयाबी का असली मजा अपने परिवार के साथ ही है। राज ये बात सुनकर हंसते हुए बोला, अरे, मेरे माता पिता गांव में खुश है। उन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए। उनका ध्यान रखने के लिए मैंने गांव में एक केयर टेकर भी रख दिया है। वे वहां आराम से हैं और मैं यहां अपने काम में खुश हूं। यह कहकर उसने बात को हल्के में टाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में हल्की सी टीस थी, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी सीमा ने उससे बात करने की कोशिश की। राज, मां बाबूजी को गांव भेजे भी कई महीने हो गए हैं। उन्होंने कभी कभी फोन पर कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुम हमेशा बिजी रहते हो। क्या हम एक बार गांव जाकर उनसे मिल सकते हैं? सीमा की बातों में चिंता साफ झलक रही थी। राज ने अपनी पत्नी की बात सुनी और कहा, अरे सीमा, तुम इन छोटी छोटी बातों को इतना गंभीर क्यों बना रही हो? देखो, मैं अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा हूं। यह हमारे सपने पूरे करने का समय है। मां बाबूजी को वहां कोई परेशानी नहीं होगी और फिर गांव में ही तो उनका मन लगता है। सीमा ने राज को समझाने की कोशिश की, राज, सफलता और पैसा सब कुछ नहीं होता। मां बाबूजी को बस थोड़ा समय चाहिए, वो जो तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। शायद उनका मन गांव में नहीं, तुम्हारे पास लगता है। लेकिन राज ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि मां बाप अपनी जिद में आकर समय की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे कि ये वक्त उसके करियर के लिए कितना अहम है। उसने यह सोचकर खुद को संतुष्ट कर लिया कि उसका काम ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसके माता पिता को उसकी उपलब्धियों पर गर्व होगा। अगले कुछ महीनों में राज ने एक के बाद एक नई परियोजनाओं को साइन किया और अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके दोस्तों और सहकर्मियों के बीच उसका नाम लिया जाने लगा। उसकी सफलता की कहानियां हर जगह फैली हुई थी, लेकिन इस सब के बीच उसने कभी पीछे मुड़कर यह नहीं देखा कि उसके माता पिता उसके बगैर कितने अकेले और उपेक्षित महसूस कर रहे थे। हर शाम रामप्रसाद और शारदा देवी अपने बेटे की राह तकते रहते। उनकी आंखों में एक उम्मीद होती कि शायद आज उनका बेटा फोन करेगा, उनकी खबर लेगा। लेकिन हर शाम उनकी ये उम्मीद धीरे धीरे मरती जा रही थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनके बेटे की जिंदगी में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। कुछ महीने बीत गए। राज अपने बिजनेस में इतना उलझ चुका था कि उसे वक्त का भी एहसास नहीं रहा। एक दिन जब वो ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था, तभी अचानक उसका फोन बज उठा।
फोन की स्क्रीन पर गांव के किसी अनजाने नंबर का नाम देखकर उसने थोड़ी हैरानी से फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ उसकी बुआ का बेटा था। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, राज भैया, जल्दी से गांव आ जाओ। चाचा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में भर्ती करने के लिए कहा है। हालत बहुत नाजुक है। राज को एक अजीब सा झटका लगा। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसका मन ग्लानि, बेचैनी और पछतावे से भर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस खबर को कैसे ले। अपनी सारी व्यस्तता और अपनी उपलब्धियों के बीच उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उसके माता पिता को उसकी कितनी जरूरत है। उसकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूमने लगा, जो हमेशा उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे। राज ने ऑफिस का सारा काम वहीं छोड़ दिया और तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते में वो अपने माता पिता के साथ बिताए लम्हों को याद कर रहा था। उसे वो दिन याद आए जब उसके पिता ने अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया था ताकि वो अपने बेटे को बेहतर शिक्षा और जीवन दे सके। वो खुद की जरूरतें भूलकर हमेशा अपने बेटे के भविष्य के लिए सोचते रहे। गांव पहुंचते ही राज सीधे अस्पताल गया। आईसीयू के बाहर खड़ी उसकी मां शारदा देवी अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके चेहरे पर महीनों की उदासी और अकेलेपन की लकीरें साफ नजर आ रही थी। राज ने अपनी मां को गले लगाया और उसके गले से बस एक ही शब्द निकला, मां। उसकी मां ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और धीरे से बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी कई दिनों से तुम्हारा नाम ले रहे थे। उन्होंने बस इतना ही कहा कि बेटा अगर यहां होता तो शायद मुझे इस हालत में नहीं देखना पड़ता। राज का दिल दर्द से भर गया। उसने आईसीयू के भीतर जाकर अपने पिता को देखा। बेड पर लेटे रामप्रसाद का चेहरा कमजोर और थका हुआ था। उनके चेहरे पर वक्त की मार साफ झलक रही थी। राज उनके पास जाकर बैठ गया और उनकी कांपती हुई उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया। रामप्रसाद ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बेटे को पास बैठा देख हल्की सी मुस्कान दी। उनकी कमजोर आवाज में दर्द और गहरा अफसोस था। उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, बस इतना ही चाहा था कि बुढ़ापे में तुम्हारे साथ रहूं, पर लगता है मैंने तुमसे ज्यादा उम्मीदें कर ली। राज उनकी ये बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने पछतावे से भरी आवाज में कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको और मां को बहुत अकेला छोड़ दिया। मैं समझ नहीं पाया कि मेरी दौलत और कामयाबी आप दोनों के प्यार से बड़ी नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अपने विचार हमें कमेंट करके भेजें। कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।